हेलो स्टूडेंट, मैं हूं खंजन शाह। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था गोस लॉ और उसके बाद गोस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन। एक्चुअली गोस लॉ की एप्लीकेशन क्या है? गोस लॉ की हेल्प से हम अलग अलग शेप की वजह से जो वो कंटिन्यूअस चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करना जानते हैं। ठीक है, वो गोस लॉ की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था? एक इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर था, उसके ऊपर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था और उसकी वजह से r डिस्टेंस वाली सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला हमने लास्ट में डिराइव किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में वही गोस लॉ की हेल्प से और दो तरीके की सरफेस, एक है इनफाइनाइट प्लेन सरफेस, ये जो ब्लैक कलर की मैंने ड्रॉ की है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनाया हुआ है, और एक दूसरी लेंगे हम स्फेरिकल शेल। ठीक है, ये दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड कितने प्रोड्यूस होते हैं वो हम फाइंड करने वाले हैं। बिल्कुल तरीका जो लास्ट थ्योरी में हमने देखा था सेम तरीका रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे ये जो है ब्लैक कलर की एक प्लेन सरफेस मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है, जैसे कि मेरा हाथ समझ लो जो ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, हमको 3D व्यू लाने के लिए हमने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया है, पर एक्चुअली ये सरफेस ऐसी है। फिर यहाँ पे ये मेरे पूरे हाथ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो कौन सी डायरेक्शन में निकलेगा? तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। क्लियर? ये हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने रेड कलर से इंडिकेट कर दिया है। फिर क्या किया गोस ने? फिर उसके बाद जैसे लास्ट थ्योरी में गोस ने क्या किया था, ये कंडक्टर था, इसके आसपास एक क्लोज गॉसियन सरफेस बनाई थी। यहां भी सेम काम उसने किया भाई, वहां सिलिंड्रिकल सरफेस से काम हो गया तो यहां भी सिलिंड्रिकल सरफेस, एक गॉसियन सरफेस सिलेंडर शेप की बना दी। गॉसियन सरफेस जो सिलेंडर शेप की बनी है, सिलेंडर शेप के कितने एरिया होते हैं? 3 सरफेस होती है। कौन कौन सी? एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये सिलिंड्रिकल सरफेस, जो लास्ट थ्योरी में हमने किया था। एग्जैक्टली उसी तरीके से करना है। तो ये पहली सरफेस हमने इसको नाम दिया था, इसका एरिया वेक्टर कहां आया था? इस तरफ आया था। क्लियर? इसका एरिया वेक्टर यहां आया था जिसको हमने बोला था dA, और ये हो गई हमारी फर्स्ट सरफेस। उसी तरीके से इसका एरिया वेक्टर इस तरफ गया और इसको भी हमने बोला dA, और ये हो गई सेकंड सरफेस। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल क्लियर। ये हो गई सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड सरफेस। तीसरी सरफेस कौन सी? तो तीसरी सरफेस ये पूरे सिलेंडर की, ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है वो। तो ये सरफेस के लिए मैं कहीं भी ले सकता हूं, यहां ले सकता हूं, यहां ले सकता हूं, यहां ले सकता हूं, कोई भी जगह। लास्ट थ्योरी में मैं सब कुछ देख लिया है। अब ये फिगर को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, एक ही जगह ड्रॉ कर लेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे देखो जरा भाई, ये सरफेस को कट अगर करूं, ठीक है ना, इतनी सरफेस को मैं कट करूं तो ये सरफेस का एरिया वेक्टर कहां जाएगा भाई? यहां पे जाएगा। ये सरफेस का एरिया वेक्टर dA गया इस जगह पे। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया वेक्टर गया इस तरफ, मतलब यहां पे दोनों के बीच में कितना एंगल बना? 90 डिग्री बना। समझ में आ रही है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है, मतलब ये जो तीसरी सरफेस है हमारी, तीसरी सरफेस के लिए थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। पहली और दूसरी सरफेस के लिए क्या बन रहा है जरा वो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ और हमारा एरिया वेक्टर भी इस तरफ। समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने बताया ना, मेरे हाथ पे अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी तरफ जाएगा, जो फील्ड लाइंस निकली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रेड कलर की है वो इस तरफ, और साथ में इसका एरिया वेक्टर भी उसी तरफ, मतलब पहली सरफेस के लिए थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री आ गया? अरे दोनों पैरेलल है तो कितना डिग्री हुआ? वो हुआ 0 डिग्री। समझ में आ गई बात? और यहाँ भी थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ? यहाँ भी हुआ 0 डिग्री। लास्ट थियरी जो देखी थी उसमें इन दोनों में ये थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे और यहाँ पे 90 हुआ था, और इस सरफेस के लिए थीटा 0 डिग्री हुआ था। यहाँ उससे उल्टी प्रोसेस है, क्योंकि लास्ट थियरी के अंदर चार्ज यहाँ था और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, यहाँ पे चार्ज ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। समझ में आ रही है ना बात? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस तरीके, मतलब डायरेक्शन सारी चेंज हो रही है। क्लियर हो गया? ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, और ये जो हुआ वो 90 डिग्री। मतलब कितनी सरफेस है टोटल? 3 सरफेस। तो वही काम करेंगे जो लास्ट टाइम किया था। क्या करेंगे? पहली सरफेस के लिए, यहाँ पे पहली सरफेस के लिए मैं स्टार्ट करता हूं। क्या करना है मुझे? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos 0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos 0। cos 0 इज इक्वल टू कितना होता है? 1। मतलब क्या हुआ? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos 0 इज इक्वल टू 1 कर दिया, इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन ऑफ dA बचा अंदर, तो इज इक्वल टू E और इंटीग्रेशन ऑफ dA।
ये हर एक छोटे छोटे एरिया, ये एरिया ये एरिया ये एरिया, जो छोटे छोटे एरिया है, सारे एरिया का जब समेशन किया तो मैं उसको बोल देता हूँ, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी है वो पूरा एरिया आ गया, और उसको मैं बोल देता हूँ कैपिटल ए, है ना। क्यों कैपिटल ए बोला? क्योंकि मुझे तो ये पूरी ये वाली जो सरफेस है उसके लिए निकालना है, और ये सरफेस कितनी बड़ी है, कौन से शेप की है मैं नहीं जानता। जरूरी थोड़ी ना है कि वो पूरा का पूरा एकदम स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप होगा, मेरा हाथ भी हो सकता है। मेरा हाथ का कोई यहाँ पे कोई रेगुलर शेप है नहीं जिसका मैं एरिया ढूंढ सकूं। समझ में आ रही बात? अमीबा हो सकता है, पूरा अमीबा कोई भी शेप का, अगर वो कोई भी शेप का है तो क्या मेरे पास उसका पर्टिकुलर एरिया का फॉर्मूला होगा? नहीं होगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको E इंटू ए लिख दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी इज इक्वल टू ए तो होना है, कुछ ना कुछ तो एरिया होना है। मैं यहाँ एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, पर कोई ना कोई एरिया तो बनना ही, इसलिए इंटीग्रेशन डी है वो छोटे छोटे पार्ट का समेशन करके टोटल ए मैंने बना दिया। फिर क्या हो रहा है, ये फर्स्ट वाला खत्म हो गया। फिर सेकंड वाले की मैं बात करता हूँ। भाई सेकंड वाले में भी फाई इज इक्वल टू सेम पूरा एज इट इज चिपका देना है। ई डी ए कोस 0 तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए ब्रैकेट 1 ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ई इंटू ए। ठीक है, पूरी की पूरी वही बात कर दी हमने। उसके बाद थर्ड, भाई थर्ड कंडीशन में क्या बनेगा, थर्ड कंडीशन ये वाली है, सर्कुलर वाली, सिलिंड्रिकल वाली। तब क्या बनेगा, ये हुआ फाई 1, ये हुआ फाई 2। अब मैं बात करता हूं फाई 3 की। फाई 3 में इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कोस। भाई यहाँ पे देखो थर्ड सरफेस के अंदर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ये हुआ कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। मतलब मुझे फाई 1, फाई 2 और फाई 3 तीनों मिल गए। अब मैं जाता हूँ टोटल फ्लक्स की ओर। तो भाई टोटल फ्लक्स क्या आएगा, तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, सबका समेशन करना है। तो फाई इज इक्वल टू फाई 1 कितना है, फाई 1 है ई ए जितना, प्लस फाई 2 भी ई ए जितना, प्लस फाई 3 0। समझ में आ रहा है ना? मैं थोड़े से छोटे राइटिंग कर रहा हूं, यहाँ पे दूसरी थ्योरी स्टार्ट करनी है। ई ए प्लस 0 फाई इज इक्वल टोटल फ्लक्स मिल गया। अब फाई इज इक्वल टू हमें किसका यूज करना है, यूजिंग गॉस लॉ। ये सारी की सारी थ्योरी हम जो डिराइव करते हैं वो गॉस लॉ की हेल्प से करते हैं। गॉस लॉ क्या था, फाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो पूरी सरफेस है, ये पूरी सरफेस के ऊपर जो टोटल चार्ज है, वो टोटल चार्ज कितना मैं ले लेता हूँ भाई, q जितना। हर एक पे q जितना ही लेना है हमको, स्मॉल q बोलो या कैपिटल Q बोलो, जो भी तुमको टेक्स्ट बुक में बोला हो वो लिखना, वो लिखो। स्मॉल q लिखना हो स्मॉल q लिखो, तुम्हारी मर्जी। तो क्या हुआ, फाई की वैल्यू क्या, q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, समेशन ऑफ q, अल्टीमेटली q ही है। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए। ये क्या बन गया, 2EA। समझ में आई बात, ये बन गया 2EA। अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है, जो लास्ट थ्योरी में हमने किया था, क्या होता है, अब हम देखते हैं कि ये लेंथ है, सरफेस है कि वॉल्यूम है। जहां चार्ज स्प्रेड हुआ है वो लेंथ है, वो सरफेस है कि वो वॉल्यूम है। भाई चार्ज लास्ट थ्योरी में कहां स्प्रेड हुआ था, तो एक कंडक्टर के ऊपर हुआ था, एक वायर के ऊपर। वायर की क्या होती है, लेंथ होती है। तब हमने क्या लिया था, जो यहाँ पे हमने तीन अलग अलग चीजें देखी थी, कौन कौन सी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लास्ट थ्योरी में लेंथ थी, तो हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी ली, लैम्डा इज इक्वल टू q बाई l, तो q इज इक्वल टू लैम्डा इनटू l। पर यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पूरी सरफेस पे है, तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू q बाई a, तो q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू a। मतलब मैं यहाँ पे ये q की जगह पे क्या लिख दूं, ये q की जगह में लिख दूं सिग्मा इनटू a डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। क्या हुआ, यहाँ से कौन कट हो रहा है, यहाँ से a कट हो रहा है, ये a कट हो गया, ये a कट हो गया। और मुझे e को सब्जेक्ट बनाना है, मुझे e को सब्जेक्ट बनाना है, तब मैं क्या करूंगा, मैं जब e को सब्जेक्ट बना रहा हूं तो ये 2 नीचे आ जाएगा। तो मुझे फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मिला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुई, पूरी बात क्लियर हुई कि इनफाइनाइट लॉन्ग जो सरफेस है वो सरफेस के ऊपर अगर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कहलाएगा। मतलब हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की
का फॉर्मूला डिफरेंट आ रहा है। पॉइंट चार्ज का क्या था? पॉइंट चार्ज का था kq/r²। और कल हमने जब इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर का देखा था तो वो क्या है? 2k λ/r, है ना। फाइनल जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था 2k λ डिवाइड बाय r आया था। यहाँ पे क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला डिफरेंट आ रहा है। क्लियर हो गई बात? अब चलते हम स्फीयर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। भाई स्फेरिकल शेल एक होता है और एक होता है सॉलिड स्फीयर। ये भी स्फीयर है, जब स्फेरिकल शेल की बात करता हूं वो भी स्फीयर है, और ये होता है स्फेरिकल स्फीयर या स्फेरिकल शेल, और वो होता है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर क्या होता है? अंदर से पूरा भरा हुआ होता है, हर जगह चार्ज होता है। शेल जो होता है वो क्या होता है? वो अंदर से खाली होता है। जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं, वो बॉल क्या होता है? उसकी सरफेस होती है, ठीक है, अंदर से भरा हुआ नहीं होता, अंदर से भरा हुआ नहीं होता। तो जो सिर्फ सरफेस होती है उसको बोलते हैं हम शेल। तो यहाँ पे सिर्फ सरफेस वाला कॉन्सेप्ट है, अभी तक वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ सरफेस का कॉन्सेप्ट हम देखने वाला है। तो क्या कर रहा हूं मैं, जरा देखो। पहला, अच्छा, थियरी हमारी रहेगी, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आएंगे। जो शेल रहेगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उसका फॉर्मूला क्या है, और शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है। दो अलग अलग पार्ट में हमको इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं इनसाइड, ठीक है ना। पहले हम देख रहे हैं इनसाइड, इनसाइड द स्फीयर। हम पहले बात करते हैं इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर की बात करते हैं हम। क्या होगा स्फीयर के अंदर का कॉन्सेप्ट, जरा समझो। ये मैंने स्फीयर ड्रॉ कर लिया, ये मैंने स्फीयर ड्रॉ कर लिया। इस स्फीयर के ऊपर, पूरे स्फीयर के ऊपर चार्ज ही चार्ज है, स्फीयर है पूरा, बराबर। ध्यान देना, इमेजिन करना 3D है ये। तो क्या हुआ, ये पूरे के ऊपर चार्ज है, ये स्फीयर के ऊपर स्प्रेड किया है, मैं इसके ऊपर ही ड्रॉ करूंगा। ये स्फीयर के ऊपर ही मैंने चार्ज ड्रॉ कर दिया, और मुझे फाइंड करना है कि स्फीयर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जहां मुझे फाइंड करना है, जहां मुझे फाइंड करना है वहां मुझे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे ये सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ की, यहाँ मैं कौन सी करूंगा भाई, यहाँ स्फेरिकली करूंगा। ऑब्वियसली ये स्फीयर है, स्फेरिकल में अपना काम हो जाएगा, यहाँ सिलिंड्रिकल हो ही नहीं सकती। तो क्या हुआ, मैं अंदर की तरफ। अच्छा, और एक बार, ये जो हमारा स्फीयर है इसकी रेडियस को बोल दो कैपिटल R, ठीक है। ये रेडियस को हमने बोल दिया कैपिटल R। और अब हमें अंदर जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस जगह पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो। तो अंदर मुझे जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है, समझ लो कि मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये वाले पॉइंट की रेडियस में पूरा एक गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर दी, और यहां से यहां तक की जो रेडियस हुई वो हुई स्मॉल r, ठीक है। जो है ना, ये ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जिसके ऊपर चार्ज तुम डाल रहे हो ना वो कैपिटल रखो, और जो गॉसियन सरफेस बना रहे हो ना उसको स्मॉल रखो। ये चीज ध्यान रखना मेरी। जो गॉसियन सरफेस अगर बाहर भी बना रहे हो तो भी उसको स्मॉल रखो, जिसके ऊपर चार्ज है उसको इंपॉर्टेंस दो, उसको कैपिटल रखो। ये चीज ध्यान रखना। इसके एरिया को मैं कैपिटल में बोलूंगा, इसके एरिया को, जिस गॉसियन सरफेस के एरिया को क्या बोलूंगा, स्मॉल। स्मॉल है, चाहे वो गॉसियन सरफेस बाहर भी बनाओ तो भी मैं उसको स्मॉल है बोलूंगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये स्फीयर है, हमने गॉस लॉ के अंदर ही देख लिया था। स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां होता है, एरिया वेक्टर के पैरेलल होता है। मतलब स्फीयर के लिए, जब स्फीयर का जब कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, मैं तुमको बता दूं, ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, ये पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, यहां गई, यहां गई, यहां गई भाई। यहां से जब वो अंदर आती है तब इसकी सरफेस के साथ, तो वो समझ में आ रही है ना, सरफेस के एरिया वेक्टर के साथ पैरेलल ही एंगल बनाएगी। मतलब वो कितना डिग्री बनेगा, ऑब्वियसली वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बनेगा। ध्यान रखना हमेशा, स्फीयर के लिए, स्फीयर के ऊपर जब तुम कोई चार्ज को स्प्रेड करते हो या स्फीयर के सेंटर के ऊपर तुमने कोई चार्ज रख दिया है, तो बाहर निकलने वाली जो फील्ड लाइंस होती है वो पैरेलल ही होती है। किसके पैरेलल, एरिया वेक्टर के पैरेलल, इसलिए एंगल 0 ही बनता है हर बार। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0। अब डायरेक्टली मुझे इसका क्या फाइंड करना है, मुझे इसका फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो भाई हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। अब फाई का डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख दूं, इसके ऊपर जो चार्ज स्प्रेड हुआ है वो चार्ज कितना है, Q जितना। वो चार्ज मैंने हर बार स्मॉल q लिया है, स्मॉल q ही लूंगा। तो ये फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, Q डिवाइड बाय समेशन ऑफ Q को मैंने बोल दिया Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos 0 इज इक्वल टू 1। पर एक इंटरेस्टिंग बात ये समझो,
कि हमारा जो रेड कलर की सरफेस है उसके पास कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है। क्या उसके अंदर कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है। चार्ज कहां है? उसके बाहर। तो हमेशा वही चार्ज कंसीडर किया जाता है जो चार्ज स्फेरिकल, जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसके अंदर हो। उसके बाहर वाले चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर वाला चार्ज कंसीडर नहीं होता, चार्ज इनसाइड ही कंसीडर होता है। अरे बाहर तो पूरी दुनिया में चार्ज ही चार्ज है ना, बाहर तो सिर्फ मैं फिर इसकी क्यों बात करूंगा, फिर तो मेरे घर के अंदर प्लग के अंदर भी चार्ज है, यहाँ बहुत सारे वायर है, सबके पास चार्ज है, सबके घर में चार्ज है। फिर बाहर का चार्ज कंसीडर करने के गए तो पूरी दुनिया कंसीडर करनी पड़ेगी। तो लो क्या बोलता है, इनसाइड जो चार्ज है वो चार्ज कंसीडर करना है। किसके इनसाइड? तो जो गॉसियन सरफेस है उसके इनसाइड। गॉसियन सरफेस रेड कलर की है और मैंने जो बोला है अपनी सरफेस कैसी है? सेल। अब स्फेरिकल शेल है तो शेल तो अंदर से पूरा खाली होता है, वो पूरा खाली होता है मतलब अंदर चार्ज है ही नहीं। चार्ज नहीं है तो इस रेड सरफेस के अंदर का जो चार्ज है वो कितना है? 0। अब यहां पे अगर मैं 0 लिख देता हूं तो 0 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई बाहर आया, बचा इंटीग्रेशन dA और cos 0 इज इक्वल टू 1। पर अब इन सब का बचने का कोई फायदा है क्या? ये इंटीग्रेशन dA को मैं a बोल दूं, a इज इक्वल टू मैं क्या बोल दूं इसको? 4 पाई r स्क्वायर बोल सकता हूं ना, 4 पाई r स्क्वायर इसको मैं बोल दूं। कौन सा r? तो ये स्मॉल है ना, तो स्मॉल है मतलब किसका? इसका, तो स्मॉल r, तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। पर अल्टीमेटली तो ये नीचे ही जाने वाला है यहाँ पे, और 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी आएगा, आंसर 0 रहेगा। तो phi इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया phi इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? फ्लक्स कितना है? 0। कहाँ? ये सरफेस के अंदर, मतलब जो पूरा का पूरा फ्लक्स रहेगा वो कहाँ रहेगा? सरफेस के बाहर रहेगा। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल क्लियर हो गई। तो ये हो गया अपना इनसाइड का काम। अब हम देखते हैं आउटसाइड का। भाई आउटसाइड में यहां से कहानी कुछ अलग बनेगी, ठीक है, आउटसाइड में कहानी थोड़ी अलग रहेगी। देखते हैं हम क्या बन रहा है आउटसाइड। चलो आउटसाइड का कॉन्सेप्ट क्या है? पहली बात तो मैंने तुमको बताया ना, कहीं भी तुम देखते हो यहाँ पे जब स्फीयर की बात कर रहे हो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आने वाला है, ये बात कंफर्म है। तो ये मैंने पहले ही लिख दिया। अब मैं आउटसाइड की फिगर ड्रॉ कर लूं एक बार। मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ये सर्कल, ठीक है, ये स्फीयर हमारा ड्रॉ कर लिया। यही वाला स्फीयर जिसके ऊपर हमने चार्ज रखा था, ये जिसके ऊपर हमने चार्ज रखा था वो स्फीयर मैंने ड्रॉ कर लिया। क्लियर? जिसके ऊपर चार्ज रखा था, कितना चार्ज रखा था हमने रखा था Q जितना चार्ज हमने रखा था। और ये स्फीयर की रेडियस कितनी है? ये स्फीयर की रेडियस है कैपिटल R। ये स्फीयर की रेडियस कितनी है? कैपिटल R। हर बार कैपिटल R लेनी है मैंने बोला। जिसके ऊपर जिस स्फीयर के ऊपर तुम चार्ज रखते हो उसको कैपिटल बोलो। और अब मुझे कहां पे फाइंड करना है? आउटसाइड द स्फीयर। ये सेल के बाहर कितना फ्लक्स है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे उसका फॉर्मूला चाहिए। अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, फ्लक्स नहीं, फ्लक्स तो गया भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने सब्जेक्ट बनाया और ये डिवाइड बाय ये लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना हो गया? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 हो गया। कहां? इनसाइड हम ये हो गया 0। इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं है। यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है वो देखो। अब मुझे देखना है आउटसाइड, मतलब जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा वो कहां ड्रॉ करूंगा? मैं बाहर की तरफ ड्रॉ करूंगा। तो ये गॉसियन सरफेस मैंने बाहर की तरफ ड्रॉ कर ली। क्लियर? गॉसियन सरफेस मैंने बाहर की तरफ ड्रॉ कर ली। भाई ये बाहर की तरफ मैंने ड्रॉ कर ली है। अब मुझे, अच्छा, इस सरफेस की मैं रेडियस क्या बोल दूं? स्मॉल r बोल ही देता हूं ताकि बाद में तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। इसकी रेडियस हो गई स्मॉल r। क्या गॉसियन सरफेस ये वाली रेडियस से बड़ी है, फिर भी मैंने उसको स्मॉल r बोला। मैंने क्या बोला? जिसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है ना उसी को कैपिटल बोलो। गॉसियन सरफेस अंदर हो या बाहर हो, चेंज मत करो। टेक्स्ट बुक में चेंज किया हो सकता है, R1 बोला या R2 बोला, कुछ भी हो सकता है। हमको उस चीज को कंसीडर नहीं करना है भाई, हम उसको R रखते हैं बस। तो ये हो गई रेडियस R। अब क्या बात? सेम लॉजिक आगे बढ़ाओ। क्या किया हमने? फिर से phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। phi E डॉट dA डायरेक्टली बोल देता हूं, शायद जगह कम पड़े हमको। तो phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos 0, ठीक है, cos 0 डिग्री। phi इज इक्वल टू क्या हो गया? Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dA cos 0 इज इक्वल टू आया 1। अब Q इज इक्वल टू, चलो फिर से वो तीन को याद करो, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, फिर से याद करो तीनों को। चलो बताओ, ये स्फीयर है तो स्फीयर की क्या लेंथ होती है? नहीं होती, मतलब उसको तो भगाओ।
अब आया एरिया और वॉल्यूम, तो स्फीयर का तो एरिया भी होता है और स्फीयर का वॉल्यूम भी होता है। तो फिर एक कंफ्यूजन किया, मैं यहां पे एरिया लूं, एरिया वाला कॉन्सेप्ट लूं, मतलब सरफेस डेंसिटी ले कि वॉल्यूम डेंसिटी ले, यहां पे एक कंफ्यूजन आएगा। पर हमें क्या देखना है, हमें यह देखना है कि हमारा चार्ज सरफेस पे है या पूरे वॉल्यूम में है। तो भाई ये तो पूरा स्फेरिकल शेल है, शेल के अंदर की तो कोई सरफेस होती ही नहीं है, मतलब सरफेस सिर्फ बाहर ही है, अंदर कुछ होता तो चार्ज अंदर जाता और वॉल्यूम कंसीडर होता। यहां तो सिर्फ और सिर्फ पूरा गेम जो है वो बाहर ही है। अब पूरा चार्ज अगर बाहर है तो चार्ज सिर्फ किस जगह पे, सरफेस पे है, वो वॉल्यूम पे नहीं है। मतलब यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, सरफेस वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो क्या था, सरफेस सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट हुआ सेम। तो यहाँ पे बोला, यहाँ भी मैंने बोला Q इज इक्वल टू, क्या बोलूंगा मैं, Q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट E एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी। अब क्या करना है हमें वो देखो जरा, सिग्मा इनटू ए एरिया है, ठीक है, ए एरिया है। कौन सा एरिया, ये कैपिटल है। मैंने क्या बोला, कैपिटल किसके लिए भाई, जिसके ऊपर तुमने चार्ज रखा है उसके लिए। चार्ज किसके ऊपर रखा है तुमने, तो ये वाले के ऊपर, मतलब कौन सा, कैपिटल आर वाले के ऊपर। तो यहाँ पे एरिया, वो भी स्फीयर है, देखो ये भी स्फीयर है और गॉसियन सरफेस भी स्फीयर है, दोनों का एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। पर यहाँ पे एरिया कौन सा आएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इनटू dA। भाई ये इंटीग्रेशन ऑफ डी है, मतलब ये भी एरिया है, पर ये किसका एरिया है, तो ये गॉसियन सरफेस का एरिया है। गॉसियन सरफेस मतलब कौन सा वाला, ये रेड कलर वाला, जिसकी रेडियस कैसी है, स्मॉल आर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब कौन कौन कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 पाई और 4 पाई कट हो गया। मुझे E सब्जेक्ट बनाना है क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर नीचे आया, तो सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। समझ में आ गई, यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। क्लियर हुआ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मुझे सिर्फ रेडियस के फॉर्म में इंडिकेट करना है तो मैं बोल सकता हूं E is proportional to 1 upon r square. E is proportional to 1 upon r square, क्योंकि सिग्मा डेंसिटी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट और कैपिटल आर स्क्वायर किसकी रेडियस है, कैपिटल आर। कैपिटल आर है जिसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है, वो तो चेंज हो नहीं सकती, वो तो स्फीयर है, तो स्फीयर है। पर जो रेड कलर की लाइन है वो क्या है, वो गॉसियन सरफेस है। किसके लिए भाई, जिस जगह पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, सेंटर से उस जगह तक का डिस्टेंस, मुझे यहां फाइंड करना था तो इसको मैंने स्मॉल आर बोला, मुझे यहां फाइंड करना होता तो इतना बड़ा सर्कल ड्रॉ करके इसको मैं स्मॉल आर बोलता। मतलब ये रेड कलर की लाइन तो वेरिएबल है, तो इसलिए क्या हुआ, E is proportional to 1 upon small r square। समझ में आ गई, पूरी बात क्लियर हुई। अच्छा, इसका अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूं, देखो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समझना। इस तरफ मैंने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये हुआ स्फीयर का सेंटर, ओरिजिन, और धीरे धीरे ये स्फीयर की रेडियस बढ़ती जा रही है, मतलब यहाँ पे है रेडियस। क्लियर, ये है रेडियस, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तरफ रेडियस। अब स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। स्फीयर के अंदर मान लो ये वाली जो पॉइंट है वो सरफेस ऑफ द स्फीयर है ना, स्फीयर की सरफेस है ये है स्फीयर की सरफेस। तो स्फीयर की सरफेस मतलब अंदर तक, ये पूरा अंदर का एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रखा, पर सरफेस पे आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा, एकदम अचानक से मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरा चार्ज सरफेस के ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, अचानक से मैक्सिमम। पर जैसे ही सरफेस के बाहर जाते हो तो किसके रिलेशन में आता है, आउटसाइड है ना, ये क्या है, आउटसाइड है। तो आउटसाइड में किस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, 1 upon r square। 1 upon r square मतलब क्या ग्राफ बनता है, इस तरीके का ग्राफ बनता है। समझ में आई एक बात की नहीं है। तो क्या हुआ, यहाँ ये आउटसाइड हो गया, ये हुआ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फिर सरफेस आई और सरफेस के बाहर ये आउटसाइड आया, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ऊपर मैक्सिमम और आउटसाइड में वापस धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हुई बात, बिल्कुल क्लियर हो गई। तो ये टॉपिक हम यहाँ पे खत्म करते हैं, अपना चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, पूरा थ्योरेटिकल कंप्लीट हो गया, 2-3 न्यूमेरिकल बाकी है, इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल देखेंगे। क्लियर, पढ़ते रहो अच्छे से, ऑल द बेस्ट।